मेरे बेटे ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी थी क्योंकि मुझे 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी। लेकिन उसे खबर ही नहीं थी कि वो जिस कागज को लॉटरी समझ रहा था वो दरअसल मेरी जायदाद से उसकी बेदखली के कागज थे। उस रात मेरे घर के बाहर जश्न का माहौल था। सामियाना लगा हुआ था, हलवाई बड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां छान रहा था और डीजे पर नाचते हुए मेरे बेटे रोहन के पैर नहीं रुक रहे थे। वो हर आने जाने वाले को गले लगाकर कह रहा था, मेरी माँ की किस्मत जाग गई है भाई, अब तो हमारे वारे न्यारे हो गए। उसकी पत्नी मेरी बहू सिमरन, जो पिछले 3 साल से मेरे घुटनों के दर्द को नाटक बताती थी, आज मेरे पैरों के पास बैठी मेरे तलवों में बाम लगा रही थी। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। पर मैं धोखा नहीं खा रही थी। मैं अपने पुराने सोफे पर बैठी अपने सीने से उस लाल रंग के मखमली पर्स को भींच कर पकड़े हुए थी जिसमें वो तथाकथित लॉटरी का टिकट रखा था। रोहन बार बार मेरी तरफ देखता और इस आशय से पूछता, माँ पर्स संभाल कर रखना, वही तो हमारी चाबी है। मैं मुस्कुरा देती, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं, एक गहरा रहस्य छिपा था। वो नहीं जानता था कि यह जश्न उसकी जीत का नहीं बल्कि मेरे एक फैसले का है। एक ऐसा फैसला जो एक माँ तब लेती है जब उसकी ममता का सौदा होने लगता है। मैं 65 साल की सुधा देवी हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। वो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। जीवन भर ईमानदारी की कमाई खाई और जाते जाते मेरे लिए शहर में बीचों बीच 3 कमरों का पक्का मकान और अपनी पेंशन छोड़ गए। रोहन मेरा इकलौता बेटा है। बचपन में जब उसे चोट लगती थी तो दर्द मुझे होता था और मैंने और मेरे पति ने अपनी इच्छाओं का गला घोटकर उसे इंजीनियर बनाया। सोचा था बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर लाठी तो दूर, वो तो बुढ़ापे का बोझ भी उठाने को तैयार नहीं था। शादी के बाद वो सिमरन के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया। शुरुआत में फोन आते थे, फिर हफ्तों में एक बार और फिर महीनों में। जब मैं फोन करती तो जवाब मिलता, माँ मीटिंग में हूँ या वीकेंड पर बात करूंगा। वो वीकेंड कभी नहीं आता था। मुझे याद है पिछले साल मुझे टाइफाइड हुआ था। मैं 10 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। पड़ोसियों ने मुझे खाना दिया, डॉक्टर के पास ले गए। मैंने रोहन को फोन किया था सिर्फ एक बार उसकी आवाज़ सुनने के लिए। उसने कहा था, माँ आप छोटी मोटी बीमारी के लिए इतनी दूर से फ्लाइट लेकर तो नहीं आ सकता ना, वहाँ किसी को पैसे दे दो, काम कर देगा। उस दिन टाइफाइड का बुखार तो उतर गया था लेकिन रिश्तों की ठंडक मेरी हड्डियों में बैठ गई थी। ये लॉटरी वाला किस्सा 4 दिन पहले शुरू हुआ। मैं अपनी पुरानी संदूक साफ कर रही थी, तभी मुझे रद्दी कागज के नीचे एक पुरानी लॉटरी का टिकट मिला जो मेरे पति ने मजाक मजाक में 10 साल पहले खरीदा था। वो तो कब का एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उसे देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आया। एक ऐसा विचार जो शायद किसी को क्रूर लगे लेकिन एक अकेली माँ के लिए वो आखिरी रास्ता था। मैंने कांपते हाथों से रोहन को फोन लगाया। हमेशा की तरह घंटी बजती रही, उसने नहीं उठाया। मैंने दोबारा किया, नहीं उठाया। फिर मैंने उसे एक वॉइस नोट भेजा, बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो जो लॉटरी मैंने पिछले महीने खरीदी थी उसमें 5 करोड़ का इनाम निकला है। एजेंट घर आया है, कह रहा है कि बस एक साइन चाहिए। मैसेज भेजने के 10 सेकंड के अंदर, जी हाँ सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, बेटा। जिस बेटे के पास माँ के बुखार के लिए वक्त नहीं था उसके पास 5 करोड़ की खबर सुनते ही वक्त आ गया। माँ क्या कह रही हो, 5 करोड़? आप मजाक तो नहीं कर रही? उसकी आवाज में उत्तेजना थी, लालच था, घबराहट थी। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना भोला बनाया। हाँ बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है, इतने पैसों का मैं क्या करूंगी, मुझे तो बस शांति चाहिए। रोहन चिल्लाया, माँ आप कुछ साइन मत करना, किसी को कुछ मत बताना, मैं आ रहा हूँ और मैं और सिमरन हम अभी फ्लाइट बुक कर रहे हैं, आप बस दरवाजा बंद रखना, हम सब संभाल लेंगे। और सचमुच जो बेटा पिछले 3 साल से दिवाली होली पर भी घर नहीं आया था, वो अगली सुबह मेरे दरवाजे पर खड़ा था। साथ में सिमरन भी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता था। माँ, रोहन दौड़ कर आया और मेरे पैरों में गिर गया। आपको पता नहीं हम आपको कितना मिस कर रहे थे। वो तो बस काम का इतना प्रेशर था कि सिमरन ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया। उसकी परफ्यूम की खुशबू मेरे पुराने घर की सीलन भरी गंध पर भारी पड़ रही थी। मम्मी जी आप कितनी कमजोर हो गई हैं, अब हम आ गए हैं ना, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगले 3 दिन मेरे घर का नजारा ही बदल गया। जो घर काटने को दौड़ता था वहां अब रौनक थी। सिमरन जो पहले मेरे हाथ की चाय पीने से भी कतराती थी कि कब साफ नहीं होगा, वो अब खुद किचन में मेरे लिए काजू बादाम का हलवा बना रही थी। रोहन मेरे पास बैठकर घंटों बातें करता। वो पूछता, माँ पापा की याद आती है ना? हमें भी बहुत आती है। सोच रहा हूँ इन पैसों से पापा के नाम पर एक बड़ा चैरिटी खोलेंगे और बाकी पैसों से हम मुंबई में एक बड़ा विला लेंगे। उसमें आपके लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा कमरा होगा, गार्डन फेसिंग। मैं उसकी बातों में छिपे जाल को देख रही थी। वो मुझसे प्यार नहीं कर रहा था, वो उस टिकट से प्यार कर रहा था जो मेरे पर्स में बंद था। उसने कई बार पूछने की कोशिश की, माँ वो टिकट कहाँ है, लाओ मैं बैंक लॉकर में रखवा देता हूँ, घर में सेफ नहीं है। हर बार मैं एक नया बहाना बना देती। नहीं बेटा, मैंने उसे अपनी कुल देवी के तस्वीर के पीछे रखा है। पंडित जी ने कहा है कि शुभ मुहूर्त से पहले उसे हाथ नहीं लगाना वरना लक्ष्मी रूठ जाएगी। वो मन ही मन झुंझलाता लेकिन 5 करोड़ के डर से चुप रह जाता। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप का सम्मान पैसों से बढ़कर है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता पिता लिखना ना भूलें। और फिर आज की सामाई, रोहन ने जिद की कि इस खुशी में एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि मेरी माँ किस्मत वाली है। उसने कहा था, असल में वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो कितना अमीर होने वाला
वाला है। उसने कैटरिंग वाले को बुलाया, टेंट वाले को बुलाया और अपने दोस्तों को भी मुंबई से बुला लिया। पार्टी पूरे सबाब पर थी। मैं सोफे पर बैठी सब देख रही थी। सिमरन अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे हम तो अगले महीने ही यूरोप टूर पर जा रहे हैं, मम्मी जी ने कहा है कि पैसे तो बच्चों के ही होते हैं। उसकी सहेलियां ईर्ष्या से उसे देख रही थी। तभी रोहन माइक पर गया, डीजे का संगीत धीमा हो गया। हेलो एवरीवन, आज का दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा है। रोहन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में नशा था, दौलत का नशा। मेरी माँ सुधा देवी ने साबित कर दिया है कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। 5 करोड़ की लॉटरी, लेकिन ये पैसे मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि अब मेरी माँ हमारे साथ मुंबई में राज करेंगी। सबने तालियां बजाई। कुछ लोग विस्की के गिलास टकरा रहे थे। रोहन ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। माँ, अब वो शुभ मुहूर्त आ गया है, आप स्टेज पर आइए और वो जादुई टिकट सबको दिखाइए। मैं धीरे से उठी। मेरे घुटनों में दर्द था, पर मेरे इरादे आज चट्टान से भी मजबूत थे। मैं धीरे धीरे स्टेज की सीढ़ियां चढ़ी। पूरा मोहल्ला मुझे देख रहा था। मेरे पड़ोसी शर्मा जी, जिन्होंने मेरी बीमारी में मदद की थी, वो कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्हें शायद लग रहा था कि अब यह बेटा अपनी माँ को ले जाएगा और मैं खुश रहूंगी। वो भी सच नहीं जानते थे। मैं माइक के पास खड़ी हुई। रोहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे वो मेरा सहारा हो। मैंने अपना पर्स खोला। रोहन की सांसें अटकी हुई थी। उसकी नजरें सिर्फ मेरे हाथों पर थी। मैंने पर्स से एक लिफाफा निकाला। ये रहा, मैंने माइक पर कहा। रोहन ने झपट कर लिफाफा मेरे हाथ से ले लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो 5 करोड़ का टिकट, उसने चिल्लाकर कहा और लिफाफा फाड़कर उसके अंदर का कागज निकाला। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने कागज को हवा में लहराया और पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी नजरें उन शब्दों पर घूम रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वो मुस्कान गायब हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। सन्नाटा छा गया। डीजे पूरी तरह बंद हो चुका था। ये क्या है माँ, उसने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज माइक पर गूंज गई। मैंने माइक अपने हाथ में लिया और बहुत शांत आवाज में कहा, पढ़कर सुनाओ सबको, क्या लिखा है उसमें। रोहन चुप था। उसके हाथ कांप रहे थे। सिमरन दौड़कर स्टेज पर आई और उसने रोहन के हाथ से कागज छीन लिया। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन पहली 2 लाइन पढ़ते ही वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। मैंने उनसे माइक वापस ले लिया। शायद इन्हें पढ़ने में तकलीफ हो रही है, मैंने भीड़ की तरफ देखकर कहा। मैं बता देती हूँ, इस लिफाफे में कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। इसमें मेरे इस मकान की सेल डीड बेचने के दस्तावेज हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रोहन ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। घर बेच दिया तो 5 करोड़ कहाँ है, और अगर घर बेच दिया तो पैसे कहाँ है। अब उसका नाटक खत्म हो चुका था। प्यारा बेटा गायब हो गया था और वो लालची इंसान सामने खड़ा था। हाँ, मैंने घर बेच दिया, मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 30 लाख रुपए में, और वो लॉटरी, वो तो एक झूठ था, एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि मेरा बेटा अपनी बीमार माँ को देखने आता है या 5 करोड़ रुपयों को। तुमने झूठ बोला, सिमरन चिल्लाई। आपने हमारे साथ धोखा किया। हम अपना काम धाम छोड़कर यहाँ आए, इतना खर्चा किया इस पार्टी पर। धोखा तो तुम दोनों ने मुझे सालों से दे रहे हो। मेरी आवाज गूंजी और इस बार उसमें कंपन नहीं, एक शेरनी की दहाड़ थी। जब मैं टाइफाइड में मर रही थी तब तुम्हारे पास फ्लाइट का टिकट नहीं था। आज लॉटरी की खबर सुनते ही तुम सुबह सुबह आ गए। मैंने घर बेच दिया है, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि इस ईंट पत्थर के मकान में मैं सुरक्षित नहीं हूं। और रही बात पैसों की, मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक और कागज निकाला। ये 30 लाख रुपए मैंने शहर के आनंदम वृद्धाश्रम के नाम कर दिए हैं। मैंने वहां अपने लिए एक कमरा बुक किया है, डिलक्स कमरा। वहां मैं सिर उठाकर जीऊंगी। ना मुझे तुम्हारी झूठी सेवा चाहिए, ना तुम्हारा वो विला जिसमें मुझे कोने का कमरा मिले। रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, ये घर पापा का था, इस पर मेरा हक है। तुम्हारे पापा ने वसीयत में ये घर मेरे नाम किया था रोहन, मैंने उसे याद दिलाया। और उन्होंने कहा था कि ये घर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अगर औलाद साथ दे तो घर औलाद का, और अगर औलाद नालायक निकले तो घर उसका जो मेरा साथ दे। पिछले 3 साल से इस घर की दीवारों ने मेरा साथ दिया, और आज इस घर को बेचकर जो पैसा मिला वो आश्रम मेरा साथ देगा। भीड़ अब शांत नहीं थी। लोग बातें कर रहे थे। बिल्कुल सही किया, शर्मा जी की आवाज आई। ऐसे बच्चों के साथ यही होना चाहिए। सिमरन ने रोहन का हाथ खींचा। चलो यहाँ से रोहन, यह बुढ़िया पागल हो गई है। इसने हमारे लाखों रुपए इस पार्टी में बर्बाद करवा दिए। पार्टी? मैं हंसी। हाँ, ये पार्टी तो मैंने ही रखवाई थी। मैं चाहती थी कि मेरी विदाई शानदार हो, लेकिन एक बात सुन लो, इस पार्टी का बिल वो अभी नहीं चुकाया गया है। कैटरिंग वालों को मैंने तुम्हारा नंबर दिया है। आखिर तुम अपनी माँ की लॉटरी की खुशी में इतना तो कर ही सकते हो। रोहन का चेहरा देखने लायक था। गुस्सा, शर्मिंदगी और हार का ऐसा मिश्रण मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो वहां खड़ा नहीं रह सका। वो बिना कुछ बोले, बिना मुड़कर देखे सिमरन का हाथ पकड़कर तेजी से स्टेज से नीचे उतरा और भीड़ को चीरते हुए बाहर निकल गया। उसकी महंगी कार के टायरों की आवाज आई और वो धूल के गुब्बार में गायब हो गया। मैं स्टेज पर अकेली खड़ी थी, लेकिन मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। आज सालों बाद मुझे हल्का महसूस हो रहा था। वो बोझ जो मैं ममता के नाम पर ढो रही थी, वो आज उतर गया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे देखिए कि कैसे सुधा जी ने अपनी नई जिंदगी शुरू की,
लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अगली सुबह मैं अपना एक छोटा सा सूटकेस लेकर घर से निकली। घर खाली था। मैंने चौखट पर माथा टेका। इस घर ने मुझे बहुत यादें दी थी, लेकिन यादें इंसान का पेट नहीं भरती और नहीं बुढ़ापे में पानी का गिलास देती है। बाहर शर्मा जी अपनी कार लेकर खड़े थे। वो मुझे आश्रम छोड़ने जा रहे थे। जब हम रास्ते में थे मेरे फोन पर एक मैसेज आया। बैंक का नोटिफिकेशन था। रोहन ने मुझे 5,000 रुपये भेजे थे। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। नहीं, उसने तुरंत बाद एक मैसेज भेज आया, माँ ये पैसे रख लो और प्लीज़ वकीलों से बात करके वो आश्रम वाली डील कैंसिल करवा दो। लोग क्या कहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। मैंने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी और सिम कार्ड निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो अब भी अपनी नाक और समाज की चिंता कर रहा था, मेरी नहीं। वृद्धाश्रम का गेट खुला। वहाँ का माहौल शांत था। हरे भरे पेड़, साफ सुथरा आंगन। वहाँ के मैनेजर ने मुस्कुरा कर मेरा स्वागत किया। आइए सुधा जी, आपका इंतजार था। वहाँ मुझे मेरे जैसे कई और लोग मिले। कोई रिटायर्ड बैंक मैनेजर था तो कोई पूर्व फौजी। सबके पास अपनी अपनी कहानियां थी, अपने अपने रोहन और सिमरन के किस्से थे। लेकिन वहाँ एक चीज़ अलग थी। वहाँ कोई किसी से झूठ नहीं बोल रहा था। वहाँ कोई किसी की मौत या लॉटरी का इंतजार नहीं कर रहा था। शाम को हम सब बाग में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। एक तारे को देखकर मैंने मन ही मन अपने पति से कहा, माफ़ करना, मैंने आपका घर बेच दिया, लेकिन मैंने आपका दिया हुआ स्वाभिमान बचा दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि परिवार वो नहीं होता जहाँ आपका खून हो, परिवार वो होता है जहाँ आपकी कद्र हो। मैंने 5 करोड़ की लॉटरी तो नहीं जीती, लेकिन मैंने अपनी बची हुई जिंदगी को रोते घुटते हुए न जीने की लॉटरी जरूर जीत ली थी। और रही बात रोहन की, सुना है उसने उस पार्टी का बिल भरने के लिए अपनी कार बेच दी और अब वो अपने दोस्तों को बताता फिरता है कि उसकी माँ को डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो गया है, इसलिए वो आश्रम चली गई। लेकिन सच क्या है, ये मेरा दिल जानता है, वो जानता है और अब आप जानते हैं। शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन बच्चों को यह नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता ATM मशीन नहीं है। और माता पिता के लिए भी एक सीख है, अपनी सारी संपत्ति जीते जी बच्चों के नाम ना करें। अपने बुढ़ापे का सहारा अपने पास रखें, क्योंकि कलयुग में श्रवण कुमार कम और प्रॉपर्टी डीलर बेटे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या आप इस फैसले से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, जरूर लिखें। क्या सुधा जी ने सही किया, हाँ या नहीं में जवाब दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और की आंखें खुल सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। वीडियो समाप्त।